तो आखिरकार बिगुल बज चुका है, जहां पर लोकसभा चुनाव कब होने हैं, कैसे होने हैं, क्या कुछ कैसी प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ नई चीजों को समावेश यहां पर किया गया है और किन चीजों की पुनरावृत्ति की गई है, ये सब कुछ चुनाव आयोग ने बताया। चलिए अब इसी के निष्कर्ष क्या कुछ निकला है ये हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। हम इस पर मंथन करेंगे। इन सभी की जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। देखिए, चुनाव एक हर हिंदुस्तान में जो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और चुनाव आयुक्त हैं, वो कह रहे थे जिस तरह की बातचीत, उन्होंने बहुत सारी बातें शेर शायरी के जरिए, रहीम के दोहे के जरिए, बशीर बद्र के जरिए उन्होंने बहुत सारी इस बार कुछ नई चीज़ों की बात की। और ख़ास करके उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि हम इस बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो। जो हम आचार संहिता बना रहे, एक नई चीज़ उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है वो इस बात से मना कर देते, जो स्टार कैंपेन होते थे वो कहते थे कि हमको मालूम नहीं, तो वो राजनीतिक दलों के जरिए अपने स्टार कैंपेनर से कह रहे हैं कि आपको हम ये आचार संहिता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमारे जितने भी वायलेंस हुए थे या जो हमारी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, उसको हमको सबको समाहित किया है। और हम इस बार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हों और लोगों को लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है चुनाव में भाग लें और जो चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियाँ सुनाई देती थी वो ना दें। उन्होंने कहा है कि हिंसा, उन्होंने अलग अलग तरह राज्यों को चिन्हित किया है। वो कह रहे हैं कि जहाँ हिंसा अधिक हो रही है, जहाँ पे पैसे का लेन देन ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग तरह राज्यों को उन्होंने चिन्हित किया है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि हमारी तैयारी 2 साल से चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी पिछले दिनों जो 1 साल के भीतर चुनाव हुए, उसमें किस तरह से हमने इन्फ्लोस एजेंसी के माध्यम से बहुत सारा पैसा पकड़ा। तो इस बार ये कोशिश अपने को निष्पक्ष बताने की और निष्पक्ष पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने की बात कह रहा है। इसलिए उन्होंने जो कुछ इस बार चीज़ें कही हैं नई, वो मुझे लगता है अपने आप में इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगी। बहुत सारी चीजों का समावेश यहाँ पर किया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर मॉनिटरिंग करने के लिए भी बाकायदा 2100 ऑफिसर्स की यहाँ पर तैनाती भी की जाएगी, जो कि लगातार इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जिसको जोड़ा गया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हटाया भी गया है और बहुत सी कुछ ऐसी भी चीजें जिनकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से उन तमाम प्रक्रियाओं की इस बार देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जो चुनाव की अगर हम तारीखों की बात करें, तो जो ये तारीखों का ऐलान हुआ है जो 543 सीटों के लिए, उस पर भी एक बार बात कर सकते हैं कि चूंकि 7 चरण में ये चुनाव हो रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, फिर उसके बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है, 14 मई को चौथे चरण का मतदान है, 20 मई को 5वें चरण का है, फिर 1 जून को जो है वो 7वें चरण का है और 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर आप इन तारीखों को बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखता है कि एक एक हफ्ते का, कहीं 1 हफ्ते का, कहीं 10 दिन का, ये इस तरह से गैप करके, ताकि मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो आसानी से हो सके। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम 3 चरण में यहाँ पर चुनाव संपन्न कराएंगे। पहले भी अगर हम छत्तीसगढ़ में पहले भी जाते हैं तो पहले भी अगर छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए थे उसमें भी, अगर वो पिछली बार भी 7 चरण में चुनाव हुए थे पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो थे वो भी 3 चरणों में हुए थे। अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो पहले, सबसे पहले बस्तर में चुनाव हुआ था 11 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव हुए थे, 23 अप्रैल को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनाव हुए थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो पिछली बार स्ट्रेटेजी अपनाई थी 7 चरण की, वही स्ट्रेटेजी इस बार भी है। ये अलग बात है कि कई राज्यों में अलग अलग चरण में उनको बढ़ाया गया है, पर इस बार भी चुनाव में ये ध्यान रखा गया है। और विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहाँ पर भी इस बार चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। इस बीच में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उनने कहा है कि एक नेशन एक इलेक्शन की जो बात की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं सरकार इस सोच भी बढ़ रही है कि जब अगला इलेक्शन हो 2029 का, तो वो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो हो। इस तरह से धीरे धीरे जो गाइडलाइन बन रही है या लोगों को कसने की कोशिश हो रही है। अभी हमने देखा कि चुनाव आयुक्त ये कह रहे थे कि जो फेक न्यूज़ है और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का उपयोग हम जागरूकता के लिए भी करेंगे, पर इसमें बहुत सारा जो गड़बड़ियाँ होती है उसको रोकेंगे, और उसके लिए अलग अलग ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। 5 अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग अधिकारी
अधिकारी बैठ के हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीजों को चेक करेंगे कि किस तरह से खंड हो रही है। तो लगता है कि आयोग कोशिश है कि उस पर जो बहुत सारे बार उंगलियां उठती है वो ना उठे और चुनाव निष्पक्ष हो। चलिए बिल्कुल, तो 7 चरणों में पिछली बार भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, वही स्ट्रेटेजी को इस बार भी फॉलो किया जा रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत में यहाँ पर आती है और यहाँ पर भी पिछले लोकसभा चुनाव में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे और वही प्रक्रिया एक बार फिर से इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दोहराई जा रही है। चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं और उनसे जुड़कर हम ये जानने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह से चुनावी शंखनाद किया गया है उस जगह की अभी क्या कुछ स्थिति है। स्नेह, समझना चाहेंगे आपसे, चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया है, अब आगे क्या कुछ खास? जिस तरह चुनाव आयोग ने जो है चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है, कहा कि 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। उससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने तमाम चीजों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो चुनाव होता है वो भारत में होता है। भारत को उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव का पर्व है, उन्होंने पूरा बताया कि जो है हिंदुस्तान में कुल 87 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी संख्या जो है 3 महाद्वीप, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इन 3 महाद्वीपों को मिलाकर भी जितने मतदाता होते हैं उससे अधिक भारत में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कुल 97 करोड़ मतदाता होंगे, 55 लाख से अधिक जो है ईवीएम होंगे, उसमें 10.5 लाख मतदान केंद्र होंगे और लगभग 1.5 करोड़ जो है मतदान कर्मी होंगे जो इस चुनाव प्रक्रिया में पूरे लगाए जाएंगे। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये पूरी कितनी बड़ी कवायद है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने अब तक 17 आम चुनाव और 400 से अधिक जो विधानसभा के चुनाव कराए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और अब तक चुनाव आयोग कितनी भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों का एक बखूबी निर्वहन किया है। और जिस तरह से अभी सुभाष सर बता रहे थे कि पिछला चुनाव जो हुआ वो भी 7 चरणों में था और अगला इस बार का चुनाव भी 7 चरणों में होगा। पहली बार जो पहले चरण का मतदान होगा वो 19 अप्रैल को शुरू होगा और जिसका समापन 1 जून को होगा और 4 जून को जो है इस पूरे चुनाव की तस्वीर साफ होगी, आखिर इससे दिल्ली गद्दी पर कौन विराजमान होगा। ये तमाम चीजें हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात कर ले तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 19 वर्ष के जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनकी संख्या इस बार 1.8 करोड़ होगी। वहीं 20 से 25 साल के जो मतदाता होंगे उनकी संख्या की बात करें तो 19.73 करोड़ जो है मतदाता ऐसे जिनकी उम्र जो है 20 से 25 होगी। वही 30 साल से अधिक के जो मतदाता है सबसे अधिक है। वही अगर 85 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं की बात करें तो उनकी कुल संख्या लगभग 82 लाख होती है। और इस बार मतदान चुनाव आयोग ने सुविधा दी है कि जिनकी उम्र 85 वर्ष से ऊपर है उनके घर जाकर मतदान कर्मी उनका वोट लेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम चीजें जो है दिनों दिन सुधार होती है। वहीं अगर लैंगिक अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुष मतदाता पर 448 महिला वोटर हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया पूरे हिंदुस्तान में 97 करोड़ मतदाता हैं। इसमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 49.72 करोड़ जो है पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो 47.15 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं अगर थर्ड जेंडर की बात करें जिनको एक अलग पहचान दी गई है उनकी भी संख्या हिंदुस्तान में लगभग 48,000 है जो मतदाता सूची में अंकित है। वहीं अगर दिव्यांगों की बात करें तो लगभग 88.35 लाख यानी 88.5 लाख जो है दिव्यांग मतदाता है। तो कुल मिलाकर जो चुनावी शंखनाद जो दिल्ली में हो चुका है जिसकी शुरुआत 19 तारीख को होगी 19 मई से और 19 अप्रैल से समापन जो होगा 1 जून को और मतगणना जो होगी जो मैंने कहा कि जिस तस्वीर इस सरकार की साफ होगी वह 4 जून को होगी। इसमें एक चीज और मैं कह रहा था कि चुनाव आयुक्त एक बात कह रहे थे, मिथ वर्सेस रियलिटी की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया है वो झूठ का बाजार है और यहाँ पे रौनक बहुत है पर बुलबुलें हैं और जल्दी ये बात खुल जाती है। अभी सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में हमने विधानसभा में भी देखा कि डिजिटल और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ कार्टून पे राजनीति चल रही है और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मिथ वर्सेस रियलिटी को किस तरह से ये पकड़ेंगे और चूंकि अब सोशल मीडिया पे लगाम कसने की बात भी हो रही है उसके लिए भी ऑब्जर्वर किए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिन लोग जो बहुत हेट स्पीच देते हैं उन पर अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं तो कार्रवाई नहीं होती पर विपक्ष को नोटिस मिलता है, तो चुनाव आयोग उसमें जवाब दे रहा था। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
सुभाष जी, आपने जैसा कहा कि पिछले तमाम जो चुनाव अगर देखें तो उसमें अगर विपक्ष के आरोपों की बात करें, बार बार विपक्ष का यही आरोप होता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जब हेट स्पीच देते हैं तो उस पर चुनाव आयोग कहीं न कहीं नरमी दिखाता है, और वहीं अगर कोई विपक्ष नेता होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। हालांकि जैसा कि आपने कहा, जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो बुलबुलें हैं, उसके अलावा उन्होंने जहां जिस तरह से राजनीतिक रंजिशें बढ़ती हैं, जो हेट स्पीच होती है, उसको लेकर उन्होंने बशीर बद्रिक के एक शेर का भी उदाहरण दिया कि दुश्मनी उतनी करो, जमकर करो, लेकिन जब भी दोस्ती अगर हो तो कम कम निगाहें हम मिला सकें। तो चुनाव आयोग इस बार भी इस विषय में भी काफी सचेत है, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग का जो ऐप है सी विजिल, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि जहां कहीं भी आपको शिकायत मिलती है इस तरह की हेट स्पीच की, धन पैसे बांटने की, या किसी तरह की जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, उसकी शिकायत आप सी विजिल ऐप पे करें, और 100 मिनट के अंदर आयोग की टीम वहां जाएगी, समस्या का निवारण करेगी, निराकरण करेगी। तो चुनाव आयोग यद्यपि बार बार ये तमाम चीजों के ऊपर उल्लेख करता है, उस पर संज्ञान लेता है, लेकिन जैसा कि आपका आरोप है कि विपक्ष बार बार कहता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर नरम होता है, वही विपक्ष कड़ा रुख अपनाता है। तो ये बात कहीं न कहीं नजर भी आती है, और विपक्ष ये बात को बार बार उठाता भी है। चलिए, बिल्कुल स्नेह जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। आगे भी हम आपसे और क्या कुछ कैसे समीकरण बन रही है हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये तो बात रही दिल्ली की, अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी लविंदर जुड़ चुके हैं और उनके साथ में कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। लविंदर, आपसे समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं जिस पर 3 चरणों में चुनाव यहाँ पर होना है। धनंजय जी भी आपके साथ में मौजूद है। क्या लगता है अब कैसे तैयारियां यहाँ पर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो अभी टिकट वितरण भी नहीं हुआ है, कुछ सीटों पर अभी ऐलान बाकी है। अजी देखिए, 18 तारीख को सीडब्ल्यूसी की बैठक हो गई, जिसमें जो बची कुछ जो 5 सीटें हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। 8 तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। हमारे साथ विकास तिवारी जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब बची कुछ जो 5 सीटें उसका ऐलान कब तक हो पाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर 8 बजे जो सीट है, और आज या कल सुबह का निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, न केवल प्रदेश में और देश में। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी आएंगे और इनके जाने के बाद अच्छे जाएंगे। लगातार जो पिछले 10 साल से झूठा वादा करके देश के युवाओं को बेरोजगारी में डुबा के, महिलाओं को महंगाई में डुबा के, किसानों को बदहाल करके, तो ये सरकार, मोदी सरकार 2-3 लोगों के हाथ में, और अभी लगातार आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो किस तरीके से सरकारी तंत्र पे ईडी हो, सीबीआई, उनका दुरुपयोग किया गया। व्यापारियों के आईडी का रेट सवेरे पड़ता है, बैंक को इलेक्ट्रल बॉन्ड देते हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। और इन पैसों को उपयोग क्या किया, प्रदेश में जो अन्य सरकारें थी, कांग्रेस के प्रदेश में जो सरकारें थी, उनको गिराने का काम, खरीद फरोख्त का काम नरेंद्र मोदी का एक संगठित जो था लूट का समझ ली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकालसे में है कि वो चुनाव जीतते हैं, एक तरफा लहर है, उनकी चुनाव है। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से घोषणाएं कर रही, चाहे वो महिलाओं की, तो गरीब महिलाओं को 1 लाख देंगे, किसानों के लिए जीएसटी का सब उनको माफ हो जाएगा, उनको कर्जा माफ होगा, कर्जा माफी आयोग बनने की बात हुई। युवाओं को केंद्र में 30 लाख नौकरियां जो मोदी सरकार ने दी थी, वो गारंटी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी क्या है। मैं कह सकता हूँ कि इन तमाम चीजों का व्यापक असर धरातल में पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुगालता पाने होंगे। फिर कह रहा हूँ, आज तय हो गया कि जाएंगे, और देश की जनता का तो ये जो 5 सीट है उसका क्या होगा? कांग्रेस भाजपा ने तो पूरी 11 सीटों का ऐलान कर चुका है, उसकी तैयारी हो गई। 6 सीटों का तो तैयारी चल रही, बाकी जो बची 5 सीटें आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं नहीं पिछड़ रहे रविंदर जी। आप देखिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 11 सीट बढ़ चुका है। आप प्रचार प्रसार देख रहे हैं, उनके 11 नेता सवेरे निकलते आधा घंटा प्रचार कर जाते हैं, जब वो